हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोगों की स्टार्ट हो गई है फिर से जर्नी। हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स वाली चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो को बढ़िया तरह से देखा होगा। और बच्चों, आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है एक नया चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी बेसिक प्रिंसिपल्स आपको कंप्लीट समझ में आए। और शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहॉलिज्म बाबा, और यह है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहॉलिज्म नीट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों बहुत सारे बच्चों को ज़्यादातर तंग करती है। आई डोंट नो बच्चों क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों को प्रॉब्लम करती है, लेकिन इन रियलिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो चैप्टर है सर, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसके अंदर में बच्चों समझो कि हमारे पास पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में 3 पार्ट हमको स्टडी करना होता है। हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कंडक्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर में हम कंडक्टिविटी सेल की स्टडी करेंगे, कंडक्टिविटी सेल को समझेंगे। कंडक्टिविटी सेल को समझने के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, जिसके अंदर में हमें पढ़ना है फैराडेज के लॉज और उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्लियर है एकदम। और लास्ट में बच्चों हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर में हम बनाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझेंगे, गैल्वेनिक शेल्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर नर्स्ट इक्वेशन जो टॉपिक आता है, उस नर्स्ट इक्वेशन के सारे सवालों को लगाएंगे। उसके बाद से हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों क्या? कोरोजन और बैटरीज। तो ये है आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ से आपके वीडियोस ऑलवेज पूरे हफ्ते के अंदर में 3 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तीनों वीडियोस कोशिश मैं ये करूंगा कि इस वीक के अंदर में आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है ये मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वर्ड से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आप समझो बच्चों, इलेक्ट्रो मतलब हो गया सर इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, और सर केमिस्ट्री मतलब कोई केमिकल रिएक्शन कराया जा रहा है ना? तो मतलब सर ये एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ ब्रांच होगा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर में हम केमिकल एनर्जी से या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम कोई केमिकल रिएक्शन को करा रहे होंगे। बिल्कुल है, हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो बच्चों यही होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर में हम क्या कराते हैं बच्चों? कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है एकदम। तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वी कैन राइट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the branch of chemistry which deals with the study of, ठीक है ना, the study of, ठीक है, a chemical reaction, a chemical reaction with the help of electricity। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को करा पा रहे हैं बच्चों, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसी की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से क्या कर सकते हैं बच्चों? केमिकल एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं। हाँ सर, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो केमिकल एनर्जी देके, या फिर आप क्या कर सकते हो? उसका उल्टा भी कराया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे 2 तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। वन इन विच अ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है एकदम? अच्छा सर, बच्चों अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सर? सेल क्या है सर? सेल क्या है? एक ऐसा स्पेस होता है, ठीक है ना, जहां पे सर ये पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है ना? वो सेल क्या है सर? सेल एक ऐसा स्पेस होता है जिस जगह पे सर ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज द
केमिकल सेल। द apparatus, ये क्या है बेटा, एक apparatus है, ठीक है ना, एक apparatus है। apparatus का स्पेलिंग आई थिंक हमने गलती लिख दिया, जो भी आप सेट कर लेना। द apparatus, एक ऐसा apparatus in which, द apparatus in which, ठीक है ना, above chemical reaction, above chemical reaction, ठीक है, टेक्स प्लेस, ठीक है ना बेटा। ये कौन सा है, एक ऐसा apparatus जिसके अंदर में कहीं पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन बेटा किस में हो रहा हो, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा हो, ऐसे सेल को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। ऐसे सेल को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सर कितने तरह का होता है, हाँ ये बात तो आपने सही बोला बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है बेटा वो कितने तरह का होता है सर, दो तरह का होता है। वन इज नोन एज डेनियल सेल, या फिर उसी को बोला जाता है सर दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, और सेकेंड वन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन कौन सा होता है सर, दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं डैनियल सेल और एक को क्या कहते हैं सर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा डैनियल सेल वह सेल होता है जिसके अंदर में बेटा हम केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन करके क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। वैसे सेल को क्या कहा जाता है बेटा, डैनियल सेल कहा जाता है, या फिर डैनियल सेल इज द एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ऐसा समझ सकते हो कि डैनियल सेल क्या है बेटा, ये एग्जांपल है किसका, एक गैल्वेनिक सेल का। क्लियर है एकदम। ठीक उसी प्रकार से बेटा एक होता है दैट इज नोन एज, और सेकेंड वन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा वो सेल होती है जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर कर हम क्या करेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो उसे कहा जाता है बेटा क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। तो बेटा समझो यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो तरह की होगी बेटा, वन इज नोन एज गैल्वेनिक सेल एंड अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक को क्या बोलेंगे बेटा, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। क्लियर है एकदम। अब बेटा गैल्वेनिक सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई कि सर गैल्वेनिक सेल वह सेल होता है बेटा जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, कि केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है एकदम। इसके अंदर में क्या होता है सर कि केमिकल रिएक्शन कराया जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात बेटा अगर मैं इसकी बात करूं कि गैल्वेनिक सेल की क्या खासियत होती है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर में जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब ये रिएक्शन फास्ट होते हैं। वहीं पे बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसके अंदर में पहली बात हम लोग ये कहेंगे बेटा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर हम किसी केमिकल रिएक्शन को करा रहे होंगे। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, यहां से क्या हो रहा है बेटा, दैट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर एकदम। ये बेटा जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब इनमें हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। साफ साफ है, आप देख सकते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब जाकर कोई भी तुम्हारा केमिकल जो स्पीसीज है, जो भी आयनिक कंपाउंड है, वो अपने एलिमेंटल स्टेट में ब्रेक कर पा रहा है। तो इसे कहा जाता है बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे क्या कहा जाता है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। और ये कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 होता है। इस सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन 0 होती है। आप देखो, मैं देख लेता हूं कि आपका वीडियो अच्छा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आई होप आपको अच्छी तरह से सारी की सारी बातें दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इतना तो क्लियर है आप लोगों को कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स आर देयर।
ठीक है, तो मैं इस चीज को मिटाता हूं। ठीक है, नया जगह आया हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको वीडियो कुछ अलग टाइप का दिख रहा होगा पहले वीडियोस से, ठीक है, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होंगी, है ना। अभी जितनी इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकता था उतना इम्प्रूवमेंट्स मैंने किया है, और भी इम्प्रूवमेंट्स आगे देखने को मिलेंगे आपको वीडियोस में। तब तक के लिए आप कंसेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी तो ओवरऑल उतनी अच्छी रहेगी नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी क्वालिटी आ जाए। मैं चाहता तो कुछ दिनों के बाद भी कोर्स को स्टार्ट कर सकता था, बट देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे कंसेप्ट समझते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? आर यू नोइंग अबाउट कंडक्टर? सर बस का कंडक्टर, हाँ कंडक्टर। अच्छा ये बेटा कंडक्टर करता क्या है बस के अंदर में? जब आप बस के अंदर में ट्रेवल करते होगे तो आप बोलते हो ना कंडक्टर होता है वो किसी बस का, है ना। बेटा ये कंडक्टर क्या होता है ना। कंडक्टर क्या होता है बेटा? कंडक्टर वह सबस्टांस होता है। कंडक्टर क्या होता है बेटा? वह सबस्टांस होता है जो कुछ चीजों को करा रहा होगा। हाँ, जैसे कि बस के अंदर में देखा जाए तो कंडक्टर का क्या काम है? सारे के सारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सारे पैसेंजर्स को किस प्रकार से बस के अंदर में रखना है, ठीक है ना, किस प्रकार से किसको कहाँ बैठाना है, पैसा काटना है, या फिर उसे कहाँ तक मतलब सब कुछ कराना है, ठीक है, जो भी प्रॉपर उसको एक सुविधा दी जाती है एक पैसेंजर को, वह सारा का सारा काम कौन करता है बेटा? कंडक्टर करता है। ठीक उसी प्रकार से बेटा कंडक्टर्स वह सबस्टांस होते हैं जो क्या करा सके सर? ये केमिकल रिएक्शंस को करा सकते हैं। मतलब क्या करा सकते हैं? विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कराने कंडक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सबस्टांस का होना जरूरी है बेटा, जो कि क्या करे? उस इलेक्ट्रिसिटी को स्मूथली फ्लो होने दे। जैसे बस के अंदर में पैसेंजर्स आराम से तभी रह सकते हैं, हर कोई अपने अपने सीट पे तभी रह सकता है जब बेटा वहां पर कंडक्टर हो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स आर दो सबस्टांसेस व्हिच हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है एकदम? तो कंडक्टर्स का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? कंडक्टर्स आर द सबस्टांसेस, कंडक्टर्स आर सबस्टांस, ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या करता है बेटा? विच कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कंडक्टर्स आर दो सबस्टांस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कंडक्टर्स वह सबस्टांसेस होते हैं बेटा जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है कंडक्टर्स। ठीक है ना, कंडक्टर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब जानते हो तुम कि यहाँ पे जनरली हमारे पास, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के आए हो तो बेटा दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक को कहा जाता है बेटा मेटालिक कंडक्टर्स, और एक को कहा जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बेटा मेटालिक कंडक्टर क्या होता है बेटा? मेटालिक कंडक्टर के अंदर में किसका फ्लो होता है? चार्ज का। हाँ सर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर में किसका फ्लो होता है? चार्ज का। मतलब इसके अंदर में जो चीज पास करती है वो क्या होती है सर? मेटालिक कंडक्टर के अंदर में किसका फ्लो होता है? चार्ज, और मेनली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बेटा? कंडक्शन होता है। किसके अंदर में बेटा? मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या कंडक्ट किया जाता है सर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर में क्या कंडक्ट होता है? आपको पता है, दैट इज आयंस। Ions are the conductor which conduct the electricity or the charge in a electrolytic conductor. तो हम क्या बोलेंगे बेटा? Ions are the conductor। ठीक है ना, आयंस क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर में कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है एकदम? आयंस क्या होते हैं बेटा? इसके अंदर में कंडक्टर होते हैं। किसमें? एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर में। और मेटालिक कंडक्टर के अंदर में कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर द conductor in the metallic conductor and the ions are the conductor in the electrolytic conductor। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है हर बात? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम समझते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बातें करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर में, हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो कंडक्टेंस है, तो हम कंडक्टेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा ज्ञान मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जरूर दूंगा। ठंड बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पर, ठीक है, जो लोग बिहार में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो लेट मी सी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं बच्चों किसकी?
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अगर लाइट कम पड़ रहा है तो आई थिंक अभी थोड़ा लाइट्स आपके पास आए होंगे, ठीक है ना, अभी लाइट्स थोड़ा अच्छा लग रहा हो, एक मैं चेक कर लूँ। अगर लाइट कम पड़ रहा था तो हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि लाइट्स पहले से ठीक लग रहे हैं क्या। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम लोग समझते हैं बच्चों की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझोगे बच्चों तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सर वह सेल होता है जिसके अंदर में, अभी मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और उस आयनिक कंपाउंड को उसके एलिमेंटल स्टेट में तोड़ दूंगा। फिर से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होती है जिसके अंदर में मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी देकर मैं क्या करूंगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देकर मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी देकर मैं क्या कराऊंगा, उसको एलिमेंटल स्टेट में अगर मैं तोड़ दूं तो उसे कहा जाएगा बेटा क्या, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बेटा, अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है पहले ये समझ लेते हैं, है ना, जो मैंने बताया, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही क्या होता है बेटा, ब्रेकमेंट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ देना ही क्या कहलाता है बेटा, लाइसिस कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, ब्रेकमेंट होता है ना, आयनिक कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं इनटू इट्स एलिमेंटल स्टेट, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर में तोड़ने को, ठीक है ना, द ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। लेकिन बेटा ये डेफिनेशन गलत है, क्या लिखना पड़ेगा बताओ मुझे लिखना होगा द ब्रेकिंग ऑफ द आयनिक कंपाउंड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। ये बोर्ड भी थोड़ा नया है, समझ ही रहोगे, ठीक है ना। दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज एन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसके प्रेजेंस में कराएंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर यही केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हो तो उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। दूसरा बात बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिस एपरेटस के अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसे क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द एपरेटस, वह एपरेटस, द एपरेटस वेयर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, वह एपरेटस जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, टेक्स प्लेस, इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। आइए बेटा हम आपको एक इलेक्ट्रोलाइसिस सिखाते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस है एक NaCl का। आर यू नोइंग अबाउट द NaCl? यस सर, NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। बेटा अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, क्या देता हूं सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। अगर मैं NaCl पर क्या देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से सर ये जो NaCl है ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टेट में टूट जाएगा, दैट इज एन Na इन द सॉलिड स्टेट प्लस हाफ Cl2 इन द गैस स्टेट, जो भी है, सॉलिड होता होगा या फिर गैस होता होगा। तो ये जो तुम्हारा टूटना हुआ इन देयर एलिमेंटल स्टेट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए बेटा हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है ना, किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ओ बाबूजी, अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम कभी नरम नरम। ओ अरे ओ बाबूजी, अरे ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। थोड़ा यार यहाँ पे बहुत कुछ का कमी है, ठीक है घर पे नहीं हूँ मैं,
इसलिए जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, हर चीज का जुगाड़ चाहिए। कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। चल तो देखना जरा सा, मैं समझाता हूँ आपको, है ना बेटा। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझते हैं। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बनाना कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है, लेट बी सपोज दिस इज द इंस्ट्रूमेंट इन विच द इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं मोल्टेन NaCl को भर देता हूँ। मैंने एक्वस NaCl की बात नहीं की है, मैंने बात की है मोल्टेन NaCl की, ठीक है। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है बेटा, मोल्टेन NaCl भरा हुआ है। मोल्टेन समझते हो ना, मोल्टेन, ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड, है ना, दैट इज मोल्टेन NaCl स्टेट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूँ। क्या करता हूँ सर, 2 इलेक्ट्रोड लगा रहा हूँ। ध्यान देखना, ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया मैंने, और इसको मैंने पास करा दिया इलेक्ट्रिसिटी से। किससे पास करा दिया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से पास करा दिया। इधर है मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, इधर है मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है एकदम, पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। यहां मेरे पास है NaCl। सबसे पहले बताओ, NaCl को जैसे ही हम लोग पानी में डालेंगे, it will be converted into Na plus aqueous plus Cl minus aqueous। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो Na प्लस है सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस एक्वस के फॉर्म में और Cl माइनस एक्वस के फॉर्म में। बेटा जो ये इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है, ये जनरली प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। लेट बी सपोज दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ द प्लेटिनियम, इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। आगे बात करेंगे इसकी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट बी सपोज दिस इलेक्ट्रोड इज अ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है सर, प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है। क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा बेटा कि Na प्लस और Cl माइनस अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में चारों ओर टूट जाएंगे, ठीक है, समझते चलना। अब बेटा समझो कि जो ये इलेक्ट्रोड है उसमें जो Na प्लस है ये मूव करेगा किधर की ओर, नेगेटिव साइड की ओर, और जो Cl माइनस है बेटा वो मूव करेगा पॉजिटिव साइड की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है सर इधर से इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं, इधर से इधर। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे है बेटा, इस तरह से इसका मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। तो यू नो दैट, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो करंट किधर से किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर है एकदम बेटा। यहां पर याद रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, यही डेफिनेशन होती है एनोड की, कि बेटा जिधर जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है बेटा एनोड, और जिधर की ओर जाते हैं उसे कहा जाता है बेटा कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान में एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है बेटा नेगेटिव टर्मिनल। एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है क्या बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान समझ लेना इस बात को। अब समझना क्या होता है एनोड पर और कैथोड पर। बेटा अगर हम बात करते हैं एनोड की, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, एनोड। अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा है, इतना आगे लाके बोल रहा हूं, अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ा है तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा बेटा कि इसके अंदर में जो एनोड होता है यहां पर होती है बेटा ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है सर, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है सर। तो एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा मतलब सर इलेक्ट्रॉन का लूस होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन का लूस होगा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा सर, लूस होगा। तो सर इलेक्ट्रॉन का लूस होना, तो सर किस पे हो सकता है सर इलेक्ट्रॉन का लूस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। हाँ ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, गधे हो क्या। तो इलेक्ट्रॉन कहां लॉस कर सकता है बेटा, Cl माइनस के पास। यही चाचा है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सर Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर एकदम। अब बताओ बेटा एथोड पर क्या होगा। सर कैथोड पर ना जनरली क्या होता है सर,
कैथोड पे हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहने का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एट कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड के ऊपर में जो Na+ है यह इलेक्ट्रॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, Na सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, Na सॉलिड में। तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टेट में टूट गया। हाँ, ओवरऑल रिएक्शंस अगर मैं लिखूं तो देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कट जाता है, बिल्कुल सही बात है सर। ये इलेक्ट्रॉन यहां टूटा, मेरे पास बचा Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस कन्वर्टेड इनटू बेटा Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। हाफ Cl2 क्या बोलेंगे सर, गैस। क्लियर है एकदम। तो ये रिएक्शन इसके अंदर में टेक्स प्लेस होता है, और ये जो मैंने बनाया है बेटा यही है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, यही क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl के अंदर में एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलता है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है वो मैंने लिख दिया। इसे कहा जाता है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है ना, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। चलो अब कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हमें समझना है वो नोट पॉइंट्स को। बेटा आपको ना रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस पता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? सर मैंने फिजिक्स पढ़ी रखी है। हाँ फिजिक्स तो पढ़ा है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ पढ़ा है। वहां पे क्या बेटा आप लोगों को रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताया गया था? हाँ सर बताया गया था, ओम्स लॉ के थ्रू बताया गया था। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म से पढ़े थे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में पढ़े हैं। तो बेटा वहां पे आपको बताया क्या गया था, ध्यान सुनना। आपको इतना बताया जरूर गया होगा कि सर कंडक्टेंस जो होता है बेटा वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब कि किसी कम सबस्टांस की अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा उस सबस्टांस का कंडक्टेंस बहुत कम होगा। हाँ सर, ऐसा कुछ तो मास्टर ने जरूर पढ़ाया था किसी फिजिक्स टीचर ने। सही बात है। अब जरा समझना बेटा, एक बात समझना कि एक्चुअली में व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस होता है अट्रैक्शन बिटवीन द सेम वाला। क्या मतलब सर? मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के जैसे मान लो कि दो पॉजिटिव आयन है, दो मतलब सेम आदमी है, सेम बड़े आदमी। जैसे समझते हो दो डॉक्टर्स जब कभी भी खड़ा होते हैं ना, अगर दोनों डॉक्टर सुपीरियर है तो ऑलवेज याद रखना बेटा कि वहां पर ना दोनों के बीच में कभी भी ना ऐसा नहीं होता है कि दोनों मतलब कभी भी ना समझ रहे हो ना, दोस्ती नहीं हो सकता उनके अंदर में। ठीक है, दोनों पावरफुल है। ठीक है, दोनों पावरफुल, दो पावरफुल लोग कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। दे नेवर बी अ पावरफुल पर्सन बी अ गुड। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि दो पावरफुल लोग कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। देयर ऑलवेज सम टाइप्स ऑफ, मतलब समझ रहे हो, जेलस फील बोलो या फिर सुपीरिटी बोलो, सबके अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझो यहाँ पर बेटा, जैसे कि मान लो कि दो मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो बेटा ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा आने की जो दूरियां है, पहला बात तो पॉजिटिव पॉजिटिव आना नहीं चाहेगा। हाँ सर नहीं आना चाहेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं पॉजिटिव को और पॉजिटिव को एक साथ चलाना चाहता हूं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में जब हम इसके अंदर में अट्रैक्शन देखेंगे, जब हम इसको अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। तो उसी रिपल्सन को हम कहते हैं, या फिर जो अट्रैक्शन, जबरदस्ती वाला अट्रैक्शन हम दे रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से चल पाए, तो दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसी को क्या कहा जाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, और बेटा कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस होता है बेटा दैट इज नॉर्मल मूवमेंट, है ना, नॉर्मल मूवमेंट। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव वाले हो तो आप, जैसे पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं तो वो कहाँ मूव करना चाहेंगे, नेगेटिव की तरफ। हाँ सर, और जो सर नेगेटिव वाले हैं वो किधर की ओर मूव करना चाहेंगे सर, पॉजिटिव की तरफ। तो जो टेंडेंसी होती है आयंस की टू मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। उसी को क्या कहा जाता है बेटा, कंडक्टेंस कहा जाता है। So this is the basic difference between the conductance and the resistance. That is, the resistance is a nothing but the ions के बीच का टकराव, है ना। और कंडक्टेंस क्या है, that is a movement of the positively charged electrode की तरफ मूव करना ही क्या कहलाता है बेटा, इन कंडक्टेंस कहलाता है। और दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको नोट में लिखना है। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ फिर भी।
फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस को। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको सर? कंडक्टेंस को। चले चलो, तो नोट में मैं क्या लिखवाना चाहता हूं, ठीक है? क्या होता है बेटा? दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आयंस टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर is called resistance, and tendency of an ions to move towards, ठीक है ना, tendency of an ion to move towards their respective electrodes is called conductance। इसी को क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? कंडक्टेंस कहा जाता है। और जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि कंडक्टेंस बढ़ेगा किसी सब्सटेंस का तो उसका खुद ब खुद रेजिस्टेंस घट जाएगा। वैलिड है मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए वैलिड है ये? मेटालिक कंडक्टर्स के लिए। मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ये चीज वैलिड होती है। क्लियर है? एकदम समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं बेटा कंडक्टेंस को, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? समझो बेटा कि कंडक्टेंस जो है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है? कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी से, ठीक है? कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे सर? जी से। देखो बेटा, दो तरह के टकली होते हैं। एक जिसका दिमाग अटक गया मैथ में, उसे कहा गया मैथमेटिकली, ठीक है? एक को क्या कहा गया? मैथमेटिकली। मतलब वह टकली जिसका दिमाग किसमें था सर? मैथ्स में था, उसे कहा गया अटकली। जिसकी मैथ्स में अटक गई जिसकी दिमाग, दैट आर कॉल्ड मैथमेटिकली। तो बेटा मैथमेटिकली क्या बोला जाता है कि पहले मैंने बता दिया कि जी जो है बेटा दैट इज इक्वल टू 1/r। दैट मीन्स जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक? और बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा ही होगा, इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए, ठीक? तो जी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1/रो एल इंटू ए। हाँ लिख सकते हैं सर। जी बराबर में क्या लिख सकते हैं? दिस, ठीक? ओके। तो बेटा जी बराबर में मैं क्या लिखूंगा? 1/रो, ठीक है ना? जी बराबर में मैंने क्या लिख दिया? 1/रो इंटू ए बाई एल। हाँ ये भी लिख दिया, ठीक? बेटा यहाँ पे जो 1/रो होता है ना, जैसे कि 1/r इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है ना? दैट्स जी इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू, जैसे सॉरी आई एम सो सॉरी, दैट इज हाँ 1/रो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जैसे देखो 1/r रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है बेटा 1/r। हाँ सर, रेजिस्टिविटी क्या होता है? 1/r होता है। उसी प्रकार से बेटा कंडक्टिविटी को कापा बोलते हैं, होता है 1/रो। क्या होता है? 1/रो। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू कापा इंटू ए बाई एल। कापा इंटू ए बाई एल। यहां पे बेटा ये कापा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कापा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? कंडक्टिविटी कहा जाता है, या इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। वेदर वी कैन कॉल इट अ कंडक्टिविटी और वेदर वी कॉल इट अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आईयूपीएसी बोलती है कि आप कंडक्टिविटी वर्ड यूज करो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज मत करो, ठीक है? तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला बनता है कापा का, कि कापा इज इक्वल टू गीला। कापा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा? गीला। गीला ऐसे याद कर लो, कापा इज इक्वल टू गीला, दैट मींस जी इंटू एल बाई ए। जी इंटू एल बाई ए। बेटा अब यहां पे समझना कि जो ये एल बाई ए होता है, इस एल बाई ए को कहा जाता है बेटा सेल कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा? सेल कांस्टेंट कहा जाता है। अब पूछोगे सर इसको सेल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बनाते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अगर मैं बना रहा हूं कंस्ट्रक्शन, तो उसका
सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराने की जो मटेरियल है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशन है बेटा, जो कि डायमेंशन है कंप्लीटली उसका, वो तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हम जो बनाएंगे उसका जी भी एल भी कांस्टेंट रहेगा और ए भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, एल बाई ए की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है किसी एक मतलब कि कंटेनर के अंदर में अगर दो बार रिएक्ट मतलब अलग अलग सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो वी कैन राइट दैट एल बाई ए इज अ सेल कांस्टेंट। ठीक है, और बेटा इसको एल बाई ए को हम छोटा करने के लिए जी स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा जी स्टार से। तो अगर मैं जी स्टार से एल बाई ए को रिप्रेजेंट करूं तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार हो सकता है। हाँ सही बात है सर, कापा इज इक्वल टू क्या हो सकता है सर, जी इंटू जी स्टार हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात और समझना, जी क्या है, जी है सर कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्सल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या हम यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू जी स्टार, बोलो ना। हाँ लिख सकते हैं। तो बेटा एक यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया, दैट इज एन जी स्टार इज इक्वल टू आर के। ठीक है, जी स्टार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, कपार, ऐसे भी याद कर सकते हो, जी स्टार इज इक्वल टू कपार या फिर जी स्टार इज इक्वल टू आर के। कपार याद करो या आर के याद करो, दोनों ठीक है, दैट इज जी स्टार इज इक्वल टू आर के। तो बेटा ये दो फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला दैट इज एन कापा इज इक्वल टू गीला, दूसरा फॉर्मूला बेटा जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए होता है, और तीसरा फॉर्मूला दैट इज एन जी स्टार इज इक्वल टू आर के। जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर के होता है। पहले ये चार फॉर्मूलाज जो मैथमेटिकली फॉर्मूलाज है माथा पे टकली, वो सारी की सारी माथा टकली को फिर से एक बार रिवाइज करो। मैंने क्या बोला कि जी इज कंडक्टेंस इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बेटा रो एल बाई ए। तो वी कैन राइट एट अ जी इज इक्वल टू ए अपॉन रो इंटू एल। तो जी इज इक्वल टू मैंने 1 बाई रो को इधर लाया और ए बाई एल को इधर रखा। तो जी इज इक्वल टू मैंने बताया कि जैसे तुम्हारा रेजिस्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है और कापा इज इनवर्स ऑफ क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा सर, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि 1 बाई रो को ही क्या कहा जाता है बेटा, कापा कहा जाता है। तो G इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कापा A इंटू एल। ठीक है, कापा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है या फिर इसी को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो कापा का जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कापा इज इक्वल टू गीला। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला सर आपको, बहुत आसान है यार, एल बाई ए जो वैल्यू है सर ये हर एक मतलब कि एक बार मटेरियल बना देने के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का जी एल इज इक्वल टू जी स्टार, बिल्कुल सही बात है। तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, बिल्कुल सही बात है। तो कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, तो कापा इज इक्वल टू देखो मैंने बताया कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो 1 बाई आर में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 1 बाई आर लिख दिया। ठीक है, 1 बाई आर इंटू जी स्टार, तो जी स्टार इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया सर, आर के लिख दिया। जी स्टार इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, आर के लिख दिया। क्लियर है एकदम, जी स्टार इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, आर के लिख दिया। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न होनी चाहिए, दैट इज जी स्टार इज इक्वल टू कपार और कापा इज इक्वल टू गीला। कापा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बेटा, गीला। कापा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, गीला। अब बात करते हैं बेटा एसी की बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी आयनिक कंडक्टर की। ये हम लोग बात कर रहे थे एक ऐसा वायर की, ठीक है, जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जिसका लेंथ एल है, जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी आयनिक कंडक्टर की। ये हो गई सर किसकी बात, मेटालिक कंडक्टर की। ये किसकी बात हो गई सर, मेटालिक कंडक्टर की। लेकिन क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं, हम लोग तो काम करेंगे आयंस के ऊपर, ये तो फिजिक्स वाले लोग करते हैं, फिर भी हमारे को पढ़ना था तो पढ़ा दिया मैंने। तो अब बात कर लेते हैं बेटा आयनिक कंडक्टर्स की, कि आयनिक कंडक्टर्स की किस प्रकार से हम कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं और किस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, समझते चलो, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आयनिक कंडक्टर की ही मैंने बात की है जनरली, ऊपर वाली बात तो हम लोग मेटालिक कंडक्टर के लिए जानते ही है, रो एल बाई ए, और ये सब जो बातें हैं वो किसके लिए थी सर, आयनिक कंडक्टर के लिए थी। ये किसकी लिए थी, आयनिक कंडक्टर के लिए थी। ठीक है ना, ये सब बातें हम लोग जो की वो किसके लिए किया, मैंने आयनिक कंडक्टर के लिए किया। क्लियर है एकदम, ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे थे बेटा, आयनिक कंडक्टर के लिए बात कर रहे थे। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे बढ़े, क्लियर है एकदम। चल बता देता हूं उसको। दिल का दरिया बह ही गया, इसको इबादत
तू बन गया मुझको यूं थाम ले, तेरी जरूरत मैं बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तुझे दिन अब न देंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये चाहना वाना करो बंद और करो यहाँ पर ध्यान लगा के पढ़ाई में मन। ठीक है, देखो बेटा मैं बात कर रहा था आयनिक कंडक्टर की। अब जरा समझना बेटा कि आयनिक कंडक्टर के लिए जो ये टर्म्स था वो कैसे डिफाइन करो। एक बार मैं फिर से सब कुछ लिखूंगा। ये मैंने क्या किया, एक वायर मतलब कि कंडक्टिंग सेल बना दिया। ठीक है, क्लियर है एकदम। ये एक मैंने क्या बना दिया बेटा, कंडक्टिव सेल बना दिया। ठीक, इस कंडक्टिव सेल के अंदर में मैंने लगा दिया सर दो इलेक्ट्रोड्स। ये एक इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और मैंने इन दोनों के बीच में क्या भर दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर में मैंने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ठीक है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और जो लेंथ है बेटा वो क्या है, एल है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था सर कि G इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू गीला। मैंने क्या लिखा था कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, गीला। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है सर, गीला होता है। हाँ मैंने लिखा था ये बात। अब यहाँ पे समझना कि कप्पा इज इक्वल टू मैंने गीला लिखा था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कुछ बातें कर लेते हैं। कप्पा क्या है सर, ये कंडक्टिविटी है। ये क्या है सर, कंडक्टिविटी है, या फिर इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन पूरे बुक के अंदर में आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड से सवाल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी खुद लिखती है कि आईयूपीएसी के आधार से अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, कंडक्टिविटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, एल क्या है। एल था सर लेंथ, ठीक है ना, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है सर उसका जो लेंथ है वो क्या है, एल है। बेटा ए क्या है जरा समझना। बेटा ए जो है ना एक्चुअली में वह एरिया नहीं है, एरिया नहीं है बेटा। ये क्या है बेटा, वह एरिया है जिस एरिया के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्ट है। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं ना, तो मैंने इस इलेक्ट्रोड को इतना सटा के इस वॉल से क्यों बनाया बेटा, इसको बनाने का मेरा जो रिमेन रीजन था वो ये था कि मुझे जो एरिया लेनी है वो क्या लेनी है सर, वह एरिया जिसके अंदर में इलेक्ट्रोड्स डिप्ट हो। तो वो जो एरिया आएगा वो ये आएगा। अगर मैं यहां से इधर लेता ना, तो इधर वाला एरिया के अंदर में मैं मान लेता कि यहां पर क्या है बेटा, लेट मी सपोज ये इलेक्ट्रोड्स मान लो इधर होता बीच में कहीं, तो मतलब ये वाला एरिया मैं कंसिडर कर सकता था और इधर वाला कंसिडर नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं देखूं तो आयंस तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि इधर की ओर नहीं होगा, आयंस तो इधर भी होंगे इधर भी होंगे। और अगर आप ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ कंसीडर कर रहे होगे, इसका मतलब आप ये नेग्लेक्ट करके चल रहे होगे कि इधर की इस वाले साइड के अंदर में कोई आयंस नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ए क्या है, एरिया है ऑफ एन डिप्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, वह एरिया है सर जहां तक इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, डिप्ड है। उस एरिया को क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। उस एरिया को क्या कहा जाता है बेटा, ए कहा जाता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, थोड़ा अच्छा से लिख दूं, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज क्या बोलते हैं सर, ए। इसी को क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। क्लियर है एकदम। एल बाई ए मैंने आपको बता दिया कि एल बाई ए क्या होता है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सारी बातें। अब बात कर लेते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसको कहा जाता है यूनिट्स, है ना बेटा। यूनिट्स जानना बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, इस क्वांटिटीज का मैं यहाँ पर क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, इसकी मैं यहाँ पर सीजीएस यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसकी एसआई यूनिट लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसकी क्वांटिटी लिख रहा हूँ,
क्वांटिटी की मैं एसआई यूनिट लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं बेटा, सीजीएस यूनिट लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा, दैट इज कंडक्टेंस की। ठीक है, जी 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 जी, हाँ जी बेटा क्या लिखाएगा, जी की अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो जी होता है बेटा उसका मैं अगर क्या बात करता हूं, सीजीएस यूनिट या फिर नॉन एसआई यूनिट की बात करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओम का उल्टा। जो ये कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओम का क्या लिख सकता हूं मैं, उल्टा, दैट इज पर ओम लिख सकता हूं बेटा। इसी को महो बोला जाता है, महो, ओम का उल्टा महो। ठीक है, या फिर बेटा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर है एकदम। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन एसआई यूनिट में। बेटा इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है साइमन। ठीक है, साइमन गोज बैक, दैट इज साइमन इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। इसी को क्या होता है सर, एसआई यूनिट का ऑफ द कंडक्टेंस क्या होता है सर, साइमन होता है। आगे बढ़े। अच्छा, अगला देखते हैं सर कि क्या होता है। क्लियर, कंडक्टेंस का क्या होता है सर, सीजीएस यूनिट की बात करें तो क्या होता है, पर ओम बोलो या फिर महो बोलो या पर ओम बोलो या फिर साइमन बोलते हैं। अगला बात कर लेते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अगर मैं बात करता हूं बेटा कंडक्टिविटी की, दैट इज कापा। ठीक है, कापा को कैसे डिफाइन किया गया था, यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेटा कापा की अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर। ठीक है ना, पर ओम पर मीटर लिखो, या फिर बेटा इसी को मैं लिख सकता हूं महो पर मीटर, या फिर ऐसे लिख दो पर ओम पर मीटर। क्लियर एकदम। या फिर बेटा इसकी मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो मैं लिखता हूं साइमन, ठीक है ना, मीटर। क्या होता है सर, साइमन पर मीटर इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसी को क्या कहा जाता है सर, कंडक्टिविटी कहा जाता है। आगे बढ़े। अगला है बेटा दैट इज एरिया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया की यूनिट्स आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हो, या फिर अगर एसआई की बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा, हम मीटर स्क्वायर बोलेंगे। चौथी बात कर लेते हैं। तो मैंने कंडक्टेंस बता दिया, कंडक्टिविटी बता दी, एरिया बता दी। क्लियर। और क्या होता है सर, और क्या होता है, और क्या होता है, मैंने कंडक्टिविटी बता दी, कंडक्टेंस बता दिया, एरिया बता दिया। ठीक है, और सेल कांस्टेंट बता देता हूं बेटा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है एल बाई ए। क्या होता है बेटा, एल बटे ए। तो इसकी जो बेटा यूनिट होती है वो क्या होती है, पर सेंटीमीटर में लिख दूं, या फिर मैं क्या लिख दूं बेटा, मीटर लिख दूं। पर सेंटीमीटर लिख दूं या क्या लिख दूं मैं, मीटर लिख दूं। तो ये बातें आपको ना बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम कन्वर्जन्स करेंगे ना, तो बहुत सारे सवाल तो जनरल सवाल ही आते हैं आपके एग्जाम्स में, बट अगर टफ सवाल बनाया जाए तो यहाँ से आपको ऐसा यूनिट के साथ खेल सकता है वो। तो इस बातों को आप थोड़ा ध्यान देना, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। एक चीज और समझ लेना बेटा, दैट इज 1 साइमन पर मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 की पावर माइनस 2 साइमन पर सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बेटा, दैट इज 10 की पावर माइनस 2 साइमन होता है। क्लियर एकदम। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने जो बात किया था वो की थी सारी की सारी एसआई यूनिट्स की। सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। बेटा हमें कंडक्टिविटी को ना डिफाइन करना है। ठीक है, पहले समझ लो, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बेटा अगर मैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करूं तो एक्चुअली कंडक्टिविटी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक, जैसा मैंने पहले बताया कि दो तरह की टकली होती है, एक को बोलते हैं मैथमेटिकली और एक होता है थ्योरेटिकली। तो जिसका दिमाग मैथमेटिक्स में गया उसको बोला गया मैथमेटिकली, जिसमें उसमें अटक गया, और थर्ड में कट गया तो थ्योरेटिकली। तो बेटा अगर मैं समझूं तो मैथमेटिकली क्या होता है, समझना जरा सा। मैंने क्या पढ़ा है आपको कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, गीला। हाँ, कप्पा इज इक्वल टू मैंने बोला सर गीला होता है। बेटा अगर मैं जी एल बाई ए की वैल्यू को 1 कर दूं, क्या कर दूं, ध्यान सुनना, एल बाई ए की वैल्यू को 1 कर दूं तो क्या कप्पा जी के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो अगर मैं डिफाइन करूं इस तरह से, तो मतलब कि अगर जिसका सेल कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो तो उस कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा वही इसकी कंडक्टिविटी होगी। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। दूसरा, अगर मैं थ्योरेटिकली इसको डिफाइन करता हूं, ठीक है, दूसरी तरह से मैं कैसे डिफाइन करता हूं, थ्योरेटिकली। बेटा थ्योरेटिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे कर सकता हूं, पहले समझना कि बेटा थ्योरेटिकली हम इसको बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस। क्या बोलेंगे सर, जो कंडक्टिविटी होती है सारी की सारी आयंस के अंदर में इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोलेंगे सर, इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। उसे क्या कहा गया बेटा,
कंडक्टिविटी कहा गया। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। लेकिन बेटा जानते हो ये दोनों डेफिनेशन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरह से सोचो कि ये बोल रहा है सर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम, वह वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर में आयंस रखे हुए हैं। इसका मतलब कि इसके केस में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम, अगर मान लो कि कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ एल है, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, ए इंटू एल। मतलब ए इंटू एल की वैल्यू अगर 1 हो जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, उस केस का जो कंडक्टेंस होगा वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। हाँ, मतलब एक तरफ से आप बोल रहे हो कि एल बाई ए को 1 करो और एक तरफ से बोल रहे हो ए इंटू एल को 1 करो। अब बेटा ये एक ही केस यहां पे पॉसिबल हो सकता है जिस केस में डिवाइड करने पे भी कोई वैल्यू 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी वैल्यू 1 आए। कब हो सकता है? एक ही केस हो सकता है जब एल की वैल्यू भी 1 हो और ए की वैल्यू भी क्या हो, 1 हो। हाँ, एक तरह से मैं सोच सकता हूं कि अगर एल की वैल्यू भी अगर 1 रख दूं और ए की वैल्यू भी 1 कर दूं तो 1 बाई 1 भी 1 होता है और 1 इंटू 1 भी 1 होता है कि नहीं? तो बेटा जब हम दोनों डेफिनेशन को जब हम लोग कॉम्बाइन करते हैं, ठीक है, और कंबाइन करने के बाद जो नेट डेफिनेशन आता है दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। आपके पेपर के अंदर में ओवरऑल हर साल 2 मार्क्स में सवाल आता है। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू आई राइट इट। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, उसको मैं लिख के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कंडक्टिविटी को। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर में भी बहुत ज़्यादा, और वेदर यू आर स्टार्टिंग फॉर द सीबीएसई ऑल्सो। तो देखो जरा सा कंडक्टिविटी को समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं कंडक्टिविटी की मैथमेटिकली डेफिनेशन पे जाऊं, कौन से टकली, मैथमेटिकली, ठीक, तो मैथमेटिकली मैं अगर बात करता हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं कि कप्पा इक्वल टू गीला, कप्पा इक्वल टू गीला। ठीक, तो मैं यहां लिख दिया कि L बटे ए की वैल्यू अगर 1 मीटर हो जाए, क्या हो जाए बेटा, 1 मीटर हो जाए, तो जो कापा होगा वो G के बराबर है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली तो थ्योरी से आया, क्या बोलेंगे सर, थ्योरेटिकली हम लोग बोलेंगे सर कि द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है ना, जो कंडक्टेंस होती है बेटा ऑल द आयंस, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ द ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये हो गया सर मैथमेटिकल नहीं थ्योरेटिकल डेफिनेशन। क्या समझते हो, ध्यान समझना बेटा। लेट मी सपोज दिस इज द माय कंडक्टिंग सेल इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर टेक्स प्लेस, और इसके अंदर में मैंने क्या भर दिया, पूरा एकदम मस्त, एकदम पूरा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है लबालब। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, मैंने पहले बता दिया कि एरिया नहीं होता, क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी लेंथ को मैंने L मान लिया। तो बेटा अगर मैं वॉल्यूम बताऊं इस सॉल्यूशन का तो क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज इक्वल टू A इंटू एल। ठीक, और इसकी वैल्यू को अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, क्या कर दूं बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस केस से भी मैं लिख सकता हूं कि कापा G के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ध्यान समझना बाबू। एक तरफ से आप क्या बोल रहे हो बेटा, जो मैं पहले बोला, एक तरफ से आप बोल रहे हो कि L बाई ए की वैल्यू को भी 1 करना है, और एक तरफ से बोल रहे हो A इंटू एल की वैल्यू को भी 1 करना है। बड़ा अजीब बात है। तो यही बोल रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये डेफिनेशन नहीं, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, बना के आना आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि L बाई ए की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और इक्वेशन 2 से मैं बोल रहा हूं कि A इंटू एल की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। बड़ा ही अजीब बात है यार। आप बोलना क्या चाहते हो सर, आप बोलना क्या चाहते हो, सेंटीमीटर में कर देना जरा इसको, मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया है, सेंटीमीटर में कर देना, ठीक है, मीटर किया था, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन 2 से मैंने ये बोला कि A इंटू एल की वैल्यू 1 है। अब बेटा तब ये तभी पॉसिबल है जब L और A की वैल्यू क्या हो सर, 1 हो, मतलब L की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर हो
और ए भी क्या हो सर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इस केस में हम कह सकते हैं बेटा दैट मीन्स दिस। ठीक, यहां समझ में आया? तो अगर मैं रियल डेफिनेशन की बात करूं सर कि कंडक्टेंस को रियलिटी में कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे कि द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलेंगे सर, द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन filled, ठीक है, in filled in a two electrodes separated by a 1 centimeter and the volume of the solution is 1 centimeter cube is known as conductivity। उसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है, छाप लेना इसे। चल तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो लिखता हूं द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन filled between the two electrode, filled between two electrode, ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस filled between the two electrode kept 1 centimeter apart, ठीक है, kept 1 centimeter apart and having the area of cross section, and having the area of cross section, area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट, dipped in an electrolyte is called, इसी को क्या कहा जाता है सर, कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, मैं इतना समय लेकर आपको इतना अच्छा से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं 2 सेकंड में करा के दिखाता हूं, देखो ना हलवा होते हैं सवाल, आपको बस क्या है थ्योरी को समझना है। केमिस्ट्री में थ्योरी समझ में आ गया, क्वेश्चन तो 2 सेकंड का काम है। तो बेटा कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस filled between the two electrodes kept a 1 centimeter apart and having the area of the cross section 1 centimeter square dipped in an electrolyte is called conductivity। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, मैंने एनसीईआरटी से छाप के लिखा है, आप इसे याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन, एनसीईआरटी की बातें आपको आनी चाहिए। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं यहीं से। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। कापा की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको बातें पता होनी चाहिए। पहली बात हम लोग अगर कापा की करें तो बेटा बोलते हैं कि कापा इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कापा क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कापा, क्या है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बेटा एक बात याद रखना कि कापा इंटेंसिव होने के बाद भी एडिटिव होता है। कापा क्या होता है बेटा, ये बात आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है, होमवर्क है आपका, कि वाई कापा इंटेंसिव होने के बाद भी एडिटिव है। काहे? कापा इज एडिटिव इन नेचर, कापा इज एडिटिव इन नेचर, मतलब आप कापा को ना ऐड कर सकते हो, कापा को क्या कर सकते हो बेटा, ऐड कर सकते हो। तीसरा बात याद रखना कि द कंडक्टिविटी ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 0, ठीक है ना। पानी की कंडक्टिविटी को हमेशा 0 मान के चलना है जब तक आपको सवाल में दिया हुआ ना हो। क्लियर है? दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इज टेकन एज 0 अनलेस, ठीक है ना, इज इट्स गिवन, ठीक है। जब तक वो नहीं दिया हुआ है तब तक आपको कंडक्टिविटी को कितना लेके चलना है सर, 0 लेके चलना है। चौथी बात, मोटी बात, बेटा कंडक्टिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। कापा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कापा बेटा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। पांचवी बात और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, दैट इज कापा जो होता है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बातें करेंगे आगे और हम लोग इस पे, पहले आप लिख लो, कापा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। कापा जो होता है बेटा क्या होता है, टेम्परेचर पे
टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, कापा जो होता है सर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है एकदम? चलो छापो। कापा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कापा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस की। मोलर वर्ड का मतलब समझते हो, कहाँ पे मोल आ जाए उसका क्या मतलब। ठीक है, मोलर कैसे डिफाइन करोगे मोलर कंडक्टेंस को, कभी सोचे हो? नहीं, क्यों सोचोगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा। बेटा मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन अ मोलर कंडक्टेंस। मेरे हिसाब से कैसे बोला जा सकता है, मैं बोल सकता हूं सर कि जो कंडक्टेंस होती है ऑल द आयंस की, दैट आर देन प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। क्या बोला मैंने, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, क्या है मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। उसी को क्या कहते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो डिफाइन कर देते हैं आपको मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को मैं लेमडा एम लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, लेमडा एम। ठीक है, लमडा लमडा, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिखना, सॉरी यहाँ पे काट के सबको लिखो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कंडक्टिविटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दैट इज एन कंडक्टेंस ऑफ एन ऑल द आयंस। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in a given volume of a solution, given volume of a solution is called, इसी को क्या कहते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस। इसी को क्या कहते हैं, क्लियर है एकदम? तो ये हो गया सर मोलर कंडक्टेंस का डिफिनेशन। अच्छा, थोड़ा समझते हैं इस बात को, क्लियर करते हैं बढ़िया से। मैंने क्या बोला था बेटा कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस अगर कप्पा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कप्पा। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस क्या कहलाएगा सर, कप्पा इंटू वी। बिल्कुल सही बात है। तो कंडक्टेंस ऑफ, फील करा दूंगा मैं, क्या रखना, 20 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहूंगा मैं, कप्पा इंटू वी। डायरेक्ट एनसीईआरटी लिख देती है कप्पा इंटू वी, काहे बे, समझा तो दो। अगर मैं कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर कप्पा लिखता हूं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिखूंगा, कप्पा इंटू वी लिखूंगा। सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसी प्रकार से बेटा अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसी का डेफिनेशन अगर 1 मोल के लिए करता हूं, किसके लिए करता हूं सर, 1 मोल के लिए, तो क्या करूंगा, मोल के लिए लिखूंगा तो उसी को कह दूंगा मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, ठीक है ना, कंडक्टेंस ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को क्या कह देंगे बेटा हम, मोलर कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। पहला फॉर्मूला आपके सामने आता है, कतई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसको बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। मैं लेके आया हूँ 5 सवाल, हाँ करके जाना सब कोई को। ठीक है ना, लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू वी होता है। लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू वी। ये हो गया पहला फॉर्मूला। आर यू नोइंग अबाउट मोलारिटी? हाँ, मोलारिटी सर पढ़े हैं। क्या होता है मोलारिटी बेटा, मोलारिटी होता है सर कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। एक बात बोलना चाहता हूं, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर छोड़ा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स और एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का जैसे कंप्लीट होता है, मैं उस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं मोलारिटी बात कर रहा हूँ, पहले मोलारिटी सीख लेते हैं।
तो मोलरिटी क्या होती है सर? नंबर ऑफ एन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक बात है, बढ़िया है। चलो तो कैसे डिफाइन करना चाहूंगा मैं, इतना तो समझ में आता है मुझे, ठीक है ओके। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं कि एक मोल है मेरे पास, बोलो ना बे, एक मोल है हाँ, इनटू 1000 अपॉन v सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लिखा मैंने 1000 से? अरे लोल, L का वैल्यू 1 लीटर है और लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ना, तो भाई तो क्या ठीक। तो v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1000 अपॉन m। हाँ लिख सकते हो बेटा तुम, 1000 इंटू m, ठीक। तो इस v को उठा के वहां चिपका दो, एक फॉर्मूला बन गया। इसीलिए बोलते हैं रटना मना है, समझना ज्यादा है। कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। लो भैया फॉर्मूला बन गया। लोग रटते हैं कप्पा इक्वल 1000 अपॉन m, कप्पा इंटू 1000। अबे क्यों रटना है, समझना तो है, हर चीज रट के चक्कर में रहते हो। एक बात और ध्यान सुनना, सांस सुनना, अभी भी तुम लोग को बेवकूफ बनाया जा सकता है, ध्यान से देखो बेटा। कप्पा के जो हिल गया क्या? नहीं, यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा? साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। ध्यान सुनो क्या होती है, फिर सुनो क्या सुनना है। यूनिट जो होती है ये ऐसा यूनिट नहीं है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फॉर्मूला। ध्यान सुनना, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। ये तभी यूज करेंगे जब सेंटीमीटर में वैल्यू दिया हो, मीटर में देगा तुम रो जाओगे। रोना मना है ना, हम खड़े हैं। देखना मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या होती है बेटा? ये होती है नॉन एसआई यूनिट। ये क्या होती है बेटा? नॉन एसआई यूनिट होती है। इसी को अगर मैं एसआई यूनिट में लिखूं ना, इसी को मैं क्या करूं एसआई यूनिट में लिखूं, तो बेटा इसी फॉर्मूला को जब आप एसआई यूनिट, याद रखना इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसको बार बार बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। लेकिन आपके लेवल पर 99% क्या मैं बोलता हूं 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, फिर भी 1% एच करके, ठीक है। आपको जहां जानना है, वी आर स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनोहॉलिक बाबा, क्लियर है ना। तो बेटा अगर मैं इसको यूनिट एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट जो होती है बेटा, ये नॉन एसआई यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट है इसकी। अगर मैं एसआई के अंदर में बात करता हूं तो एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा हाथ भी नहीं चल रहा है, इतना ठंडा है यहाँ। इन एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल होती है। फिर से सुनना क्या होती है सर? मीटर होती है, मीटर, क्लियर ओके। बट अगर मैं इसको मीटर के अंदर में बात करूं ना, कुछ करना नहीं, जिंदगी में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे खड़ा है, ऑर्गेनोहॉलिक टिक लगाएगा, टेंशन आ जाएगा, खत्म। सीधे आंसर लगाएंगे कप्पा इंटू 1000 इंटू एम। जो 1000 ऊपर से डिवाइड कर इंटू मल्टीप्लाई करते थे उसको नीचे पलट देना, आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा सर? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एकमात्र सवाल है, चाहे आप नीट का क्वेश्चन बना रहे होंगे चाहे जेई का क्वेश्चन बना रहे होंगे, एक सवाल आपको मिलेगा जरूर, 110% मिलेगा। और मैं एक सवाल कराऊंगा भी, ठीक है, जिसके अंदर में आपको वो मीटर के अंदर ऐसा यूनिट के अंदर में क्वेश्चन का आंसर पूछ दिया है। तो कैसे करना है वो चीज़ आप डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर अगर रोड गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये हो गया तो छापले से छाप लिया, वाह बेटा। एक यूनिट कन्वर्जन है, उसको भी याद रखना है आप लोगों को। यूनिट कन्वर्जन क्या है कि एक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू 10 की पावर 4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होता है। याद कर लेना यार, मेरी गलती नहीं है, अगली बार से हाँ मुझे नहीं बोलना, कोई बहुत मार मारूंगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में माइनस कौन लगाया बे? हमने नहीं लगाया, गलती से लग गया, ठीक है। मिटा दूं, चलो बहुत पढ़ लिया, क्वेश्चन पे आते हैं। एक और बात करनी है मुझे, लेकिन इससे साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसको भी देख ही लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी हम लोग देख ही लेते हैं। 9 मिनट का हो गया, लगभग 1.5 घंटे का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आराम करना, अगला वीडियो तो अगले हफ्ते आएगा, मतलब अगले हफ्ते नहीं आएगा बे, कल ही आएगा। चल डिफाइन करते हैं बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को।
बड़ा बोरिंग पढ़ाता है मास्टर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा ई, क्या बोलते हैं सर, लेमडा ई। जैसे उसको डिफाइन किए ना वैसे यहाँ पे डिफाइन कर दो। वहां 1 मोल के लिए डिफाइन करते थे, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंस के लिए डिफाइन करेंगे। मैंने तो नॉर्मेलिटी पढ़ा ही नहीं है, तो जाके पढ़ के आओ ना। तो यहाँ देखो क्या बोलेंगे सर, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है, क्या बोला मैंने, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है ना, क्या था, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, यस, प्रोड्यूस्ड बाय 1 gram equivalence, produced by 1 gram equivalence of, बड़ा ही बोरिंग टॉपिक, कल मजा आएगा देखना, गारंटी देता हूँ। कल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फाड़ के रख दूंगा, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना पागल हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ एन ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 gram equivalence, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in a given volume of a solution, in a given volume is known as equivalent conductance। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाता है, ठीक। धीरे धीरे बताने का कोई कारण, जैसे कि उसको डिफाइन किया था बेटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला बन जाएगा कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, कापा अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। इसके अंदर में कापा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, साइमन, ठीक है ना, क्या हो जाएगी सर, साइमन पर साइमन क्या हो जाएगा बेटा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्या लिख दूंगा मैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हो गया इसका नॉन एसआई यूनिट या फिर बोलोगे सीजीएस यूनिट। और एसआई में क्या लिख देंगे, साइमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर इक्विवेलेंट, ठीक है, क्लियर एकदम। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं, दैट इज रिलेशनशिप, है ना। आप लोग का भी होगा, कुछ लोग का है ना, कुछ लोग का रिलेशनशिप, कुछ लोग को देखोगे ना आपने फेसबुक प्रोफाइल पे इट्स कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं, बड़ा अजीब आदमी है यार, मतलब है भी और ना भी है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। मैं भी यही लिखा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कि बेटा इन ये जो दो चूतिए हैं इन लोगों के बीच में क्या है, देखो समझ यार, मजाक नहीं करो, ठीक है, सीरियस। अभी क्या पढ़ा मैंने, मोलर कंडक्टेंस पढ़ा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, बोलो ना, बोल, हाँ। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या पढ़ा मैंने, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अगर जिसने बोला कि सर ने डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब वो क्लास 11 पढ़ के नहीं आया है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होती है बेटा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। जिसने नहीं पढ़ा उसका तो गया बाबू। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। सही बोला मास्टर, अगर ध्यान से देखना, कापा अपॉन 1000 ऑफ एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कतई इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे लगाओ 100 मार्क, जितना बार स्टार लगा सकते हो उतना बार, ठीक है, जितना बार स्टार लगा सकते हो। यहाँ सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको लल्लू सवाल बनाना, यहीं से उठा के फेंकेगा वो, है ना, बोलो ना, हाँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आना चाहिए लेकिन। चलो किया जाए आज का सवाल को प्रैक्टिस स्टार्ट, शुरू करें, लगाओ जान, शुरू किया जाए। क्या करना है पता ना, भूले नहीं हो ना, हाँ 12 दिन की क्लास नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि भूल गए। क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है, जब सवाल ना बने वापस से लिखना है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस राउंड। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा है पहला सवाल, मिटा दूं, चलो जल्दी छापो इसको, छापो छापो और घूरो इसे, बढ़िया से घूर लो। एक बार और फॉर्मूला लिख दूं क्या,
सारे फॉर्मूलाज को एक बार लिख दूं, ये कर लोगे? कॉपी तो बुला के लिखे ही होगे ना यार सब, तो देख लेना ना कितना बार लिखवाओगे मास्टर से, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है और आई थिंक और लगभग 30 मिनट लगेंगे, ठीक। छोटी वीडियो है, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग रोने लगोगे, इसलिए मैं धीरे छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ। चलो, नहीं तो मेरी बस चले तो एक दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। बड़ा प्रेम से पढ़ा रहा हूँ यार, आज मजा नहीं आ रहा। अब तेजी बढ़ाया जाए, सवाल लेके आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, ये नहीं बोलना कोई कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत मार मारूंगा। चल, सवाल लिख के आया हूँ, याद नहीं रहता है मेरे को, पता है ऐसा कोई बना? हाँ चलो। तो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन संख्या 1, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्या बजा? कुछ नहीं बजा। ठीक है, पहला सवाल है बेटा, लिखो। थोड़ा बड़ा सवाल है, देखना है इंटेक्स का ही सवाल है, मैंने कहीं और से नहीं छापा है। लिखा है बेटा कि रेजिस्टेंस, बस तरीका चेंज है, देखना मैं कैसे तड़ दे बनाता हूँ उसको, तड़ दे। देखो, लिखा है बेटा कि रेजिस्टेंस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोलर, ठीक है ना, मैंने मोलर लिख दिया, ठीक है। KCl solution is 100 ohm, KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell, ठीक है, if the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell is filled with, ठीक है, if the resistance of the same cell is filled with 0.02 mole per liter KCl solution, 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, is 520 ohm. Calculate the conductivity and the molar conductivity. Calculate the conductivity and molar conductivity, conductivity and molar conductivity, ठीक है, of 0.02 molar KCl solution. KCl solution बहुत लंबा सवाल है यार, लिखना पड़ता है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl solution is 1.2 Simon per meter. चलिए, pause the video, solve the question. Pause the video, solve the question. Pause the video, solve the question. पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी तेजी में एकदम, जितना तेजी हो सके आप तेजी बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर एकदम। तो बनाऊं मैं, बोलो बनाऊं, बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो ना। जानते हो मैं ना लाइट भी चेंज कर सकता हूँ, दिखाऊं? देखो लाइट चेंज हो गया, हा हा। देखो लाइट चेंज हो गया, हा हा। देखो लाइट चेंज हो गया, हा हा। चलो अब देखो यहाँ बेटा कैसे बनाएंगे बस, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से।
बेटा बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्टर्ड विद a 0.1 m KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell is filtered with a 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. ठीक है, calculate the conductivity and the molar conductivity of the 0.02 m KCl solution. The conductivity of the 0.1 KCl solution is 1.29. कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। बड़ा बोल रहा है कि एक ही कंडक्टिविटी सेल है और उसके अंदर दो अलग अलग मोलर सॉल्यूशन का हम लोगों ने कंडक्टेंस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। तो एक जो पहला वाला है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है, और उसकी जो मोलारिटी है वो कितनी है बेटा 0.1, ठीक है, ओके। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल मतलब R2 इज 520 ओम and the M2 that is in molarity is 0.02 m, ठीक है, ये दे रखा है, क्लियर। सॉल्यूशन इज ऑन 520 ओम। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि द कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी बताइए और मोलर कंडक्टिविटी भी बताइए। किसकी बतानी है सर 0.02 m वाले की, इसकी सर कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू भी बताइए और इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बताइए। और बोल रखा है बेटा कि इसकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कितनी है सर 1.29 साइमन पर मीटर। अब देखना मेरा कंसेप्ट और कितना आसानी से इसको मैं सॉल्व करता हूं। बेटा मैंने आपको बताया कि सेम सेल के अंदर में रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों का सेल कांस्टेंट का वैल्यू बराबर होगा। हाँ, मतलब बेटा जी स्टार का वैल्यू दोनों के लिए क्या है सर कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है कि दोनों के लिए सर जी स्टार का वैल्यू क्या है बेटा कांस्टेंट है। जी स्टार का वैल्यू कांस्टेंट है मतलब कि कपार, यू नो अबाउट कपार, यस सर, कापा 1 R1 इज इक्वल टू कापा 2 R2 होगा, क्लियर एकदम। तो सर कापा 1 है मेरे पास 1.29 और R1 है 100 और सर कापा 2 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है और R2 की वैल्यू है सर 520। तो बेटा यहां से कापा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.29 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 520, क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना जिंदगी में थोड़ा सा कष्ट वगैरह लेके, कष्ट तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी कैलकुलेशन है, तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो 0.24 के लगभग में आनी चाहिए। हाँ हाँ हो सकती है, आएगी 0.248, ठीक है ना। कितनी आएगी सर 0.248 आएगी और यूनिट तो सबको याद है ना, साइमन पर मीटर पर मोल, सॉरी कापा है ना, हाँ ठीक, इतना ही ठीक, पर मोल लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। आगे बढ़े, अब बात करते हैं मोलर की। तो मोलर क्या होता है बेटा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, कब जब ये मीटर में ना देके सेंटीमीटर में दिया हो, और जब मीटर में ना हो के मीटर में पूछा जाए तो क्या करना है सर नीचे ला देना है, इसी को क्या करना है सर नीचे ला देना है, कर दो ना। तो कापा की वैल्यू K2 0.248 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, कितना हो जाएगा सर मोलारिटी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना, 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी सर -2 और इंटू 1000। बस आप कैलकुलेशन करो, आपके पास वैल्यू आएगी, यही क्या हो जाएगा जो भी आएगा वो आ जाएगा सर मोलर कंडक्टेंस। देखा एनसीईआरटी में जाकर देखना किस तरह से बनाया मैंने, कैसे बनाया खट से ना, ठीक है ना, खट से ना, कैसे कंसेप्ट से बेटा, यही है कंसेप्ट, यही है ऑर्गेनहॉलिक ट्रिक्स, यही क्या है सर ऑर्गेनहॉलिक बाबा का कंसेप्ट। बढ़े आगे, ये आपका एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, हाँ इंटेक्स क्वेश्चन है। चलो मिटा दूं, बोलो ना, मिटा दूं, बोलो ना बे, चलो एक और ऐसा ही सवाल करा दूं क्या, कर लो, आप भी याद करोगे मुझे। हो याद करे जो जवारा माटी बेमर मिट जाना, जिक्र नहीं तेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरे चांद पे सबको तू दम है ये रोज पे रोशन मेरे हवा पे जिंदा।
लिखो, एक और सवाल लिखो। देखो थोड़ा लंबा लंबा सवाल है, कोई बहुत ही ज्यादा हेवी सवाल नहीं लिखा है। कंडक्टिविटी सेल when filled with a 0.1 molar KCl solution shows a resistance of 100 ohm and the conductivity of the 1.2 Simon per meter when a same cell is in a filled with। अरे यार जो वही सवाल है, देखो जो मेन 2005 में पूछा है, जो मैंने कराया एनसीईआरटी वाला। आगे बढ़े, ये कराऊंगा नहीं क्योंकि करा दिया हूं, ठीक है। और देखो, और देखो मैं करा रहा हूं आगे। अगला सवाल करते हैं बेटा। मैंने सवाल लिख के आया, ठीक है। बढ़िया सवाल ही मैं लाया हूं, वैसे कोई खास सवाल भी नहीं है, फिर भी एक काम करता हूँ, करा देता हूँ, ठीक है। देखो, इन द कंडक्टिविटी सेल द टू प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ऑफ द एरिया। एक कंडक्टिविटी सेल मैं डायरेक्ट बना देता हूँ सवाल को, ठीक है। एक कंडक्टिविटी सेल दे रखा है बेटा, और दो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड दे रखा है जिसका एरिया रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आर देन केप्ट इन अ 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक, और जो एरिया है इन दोनों का, वो दोनों मिला के क्या है, इसका सवाल मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है, अब वो कंसेप्ट बताना है मुझे एक, ठीक है। वैसे तो बता ही चुका हूँ, फिर भी देखता हूँ कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक। सवाल लिख देता हूँ। इन अ कंडक्टिविटी सेल, इन अ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, टू प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, टू प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आर द केप्ट 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, आर केप्ट 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना रखा गया बेटा, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर देन जस्ट हाफ डिप, वाह क्या सवाल है, यही देखना था आपको। इफ द इलेक्ट्रोड इज, इफ इलेक्ट्रोड इज जस्ट हाफ डिप्ड, कितना डिप किया गया सर, आधा, ठीक है ना, हाफ डिप्ड, ठीक। इन अ 0.05 मोलर, इन 0.05 है या फिर 0.005 है, 0. क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर नहीं आएगा फिर। 5 मोलर की केमिस्ट्री है यार, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, फिजिक्स नहीं है। K2SO4 सॉल्यूशन, K2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 50 ओम। बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 50 ओम, ठीक है। सवाल एकदम तगड़ा लेके आया, आसान क्वेश्चन तो मैं देता ही नहीं हूँ, सबको पता है, ठीक है। 50 ओम। फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द, फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सल्फ। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। आपके पास है मात्र 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर इस सवाल को आपको चुटकी बजाना है। कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया था और जो डेफिनेशन लिखवाया था उसी बेस क्वेश्चन है, तड़ दबाइए। पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 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 बनाऊं, स्टार्ट करूं, रेडी, शुरू किया जाए। चलो देखो बड़ा, यहाँ क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक कंडक्टिविटी सेल है। मेरे पास क्या है सर, एक कंडक्टिविटी सेल है। इस कंडक्टिविटी सेल में ना, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, बोल रहा है जो इलेक्ट्रोड है बेटा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, लेकिन ना बोल ये रहा है कि ये इलेक्ट्रोड है वो मात्र आधा डीप है। ध्यान देखो कितना लिखा है, आधा। मैंने क्या पढ़ाया था कि जो फॉर्मूला के अंदर में एरिया होता है वो एरिया नहीं होता। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। फिर से एक बार, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, ये बताया। हाँ, इसका मतलब है ना बेटा कि जो एरिया हम लोग लेने वाले हैं वो आधा लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं बेटा, आधा। मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लेके हम क्या लिखेंगे सर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में, यही बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आप बच्चे हैं,
L इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 1.25 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। L कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है बेटा, सोल्यूशन का जो मोलारिटी है वो है सर 0.05 मोलर। क्लियर है एकदम। हमसे पूछ दिया सर रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वाह, रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा है 50 ओम। क्लियर। हमें पूछा है मोलर कंडक्टेंस बता दो और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता दो। हमेशा याद रखना कि हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है, बाद में इक्विवेलेंट निकालना है। ये नहीं करना कि पहले इक्विवेलेंट निकाल के अपना दिमाग लगा लेना, ज्यादा तेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जितना आता है उतना ही करना चाहिए। आगे देखो करके दिखाता हूं मैं। ओके, तो मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस। अच्छा बेटा बताओ, मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे चाहिए कापा। मुझे क्या चाहिए सर, कापा चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। कापा निकालना होगा। कहां से कापा निकल सकता है, अभी मैंने पढ़ाया था ना, G स्टार इज इक्वल टू कपार। G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कपार, दैट इज आर के, ठीक है, कपार। क्लियर। अब ध्यान समझ, G स्टार क्या होता है मैंने बताया था, सेल कांस्टेंट, दैट इज L बाई A। तो यहां लिख दिया मैंने क्या, L बटे A इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, R इंटू कापा। क्लियर एकदम। ध्यान, बहुत हलवा है यार, सब बच्चे लोग कर लेंगे। 1.5, एरिया कितना है बेटा 5, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना है 50 इंटू कापा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, अरे बोलो 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 ना। ये हो गया 10, ठीक। अब देखो ध्यान से, ध्यान देखना, देख जाओ ना। हाँ, ये हो गया 10, ये हो गया 3, ये भी करके दिखाऊं मैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे आ गया सर 50 500 इंटू कापा इज इक्वल टू 3। हाँ, कापा की वैल्यू मिल गई सर 3/5। बोलो। हाँ, उठा के रखो ना, मेरा क्या देख रहे हो। कापा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय m, ठीक। तो मैं लिख दिया मैंने 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 500 इंटू मोलैरिटी, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। बोलो, जो होगा आंसर कर लो। मोलर कंडक्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा देखो, 2 0 से यहां गया। क्लियर। ये गया यहां से 2 बार में, बोलो ना। ऊपर आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 5 इंटू 10 की पावर 2। बोलो, यहाँ कितना आ गया 1 पॉइंट, जैसे ले जाओगे 0.25 आएगा। हाँ आएगा। ये हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर। मोलर कंडक्टेंस निकल गया, सिंपल। अब इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है सर, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कितना होता है, एन फैक्टर। कौन सा सॉल्यूशन दे रखा है, K2SO4 का है, कहाँ लिखा था, K2SO4। इसका कितना होता है, 2 होता है। एन फैक्टर कितना होता है K2SO4 का, 2 होता है। जो नहीं पढ़ के आया इसका मतलब सो क्लास 11th नहीं आता है, मेरी गलती नहीं आती। तो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करूं मैं, सॉल्व करो, मुझे क्या आता। तो क्या लिख सकता हूँ 1.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, इसको यहाँ से 50 कर देंगे। अब 1.25 को 50 से जो मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। बस यूनिट लिखना जरूरी है बेटा, यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, और इसका यूनिट कितना होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हो गया। सवाल में दम है ना, सिर्फ एक सवाल में इतना करना था और मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे। ये पेपर जेई एडवांस का है, आईडी में पूछा हुआ सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जेई का पेपर का क्वेश्चन है, ये जेई में 2014 का सवाल आपके टीवीएस के ऊपर, ठीक है। हलवा सवाल है, कुछ नहीं था, बस इतना दिमाग लगाना था कि आपको एरिया का डेफिनेशन नहीं आता है। भाई सभी को रट के रखें, ए इज इक्वल टू एरिया, ना मुन्ना ना। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड dipped inside the solution, area of the electrode dipped inside the solution। बाकी तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था, हर कोई कर लेगा, कैलकुलेशन तो भरा हुआ है, लेकिन यही से सारा कुछ गलती हो जाएगा। और वो आंसर होगा, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वो मिलेगा और आप टिक करके आओगे, आपको मिलेगा 5 नंबर। कितने मिलेंगे, 5 नंबर, ठीक। तो बेटा यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको मैंने कंडक्टेंस अच्छा से समझा दिया है, क्योंकि कंडक्टेंस में कोई खास ज्यादा बड़े सवाल बनते नहीं है, ठीक है। जो भी बनते थे, जितने बढ़िया सवाल बन सकते थे, मैंने वो दोनों करा दिया आपको, ठीक है। और भी छोटे छोटे सवाल बनते हैं, वो आप कर ले जाओगे, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और आप ओवरऑल वो कर ही लोगे, 100% है। आप एनसीईआरटी में जाके देखना, एक्सरसाइज के अंदर में 3 सवाल है, वहां पे डिफाइन द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, और एक उसके नीचे एक छोटा सवाल दिया है। उन चारों सवालों को आप सॉल्व करना, उससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस आएगा, खोलरैश लॉ आएगी। ठीक है, ये वाली टॉपिक स्टार्ट होगी, और उसके साथ हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, आई होप मैक्सिमम 99% बच्चों को वो नहीं आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। वहाँ पे हम फैराडेज के लॉज को समझेंगे और फैराडेज से करेंगे एकदम गर्दा सवाल, मतलब हर टाइप का सवाल कराऊंगा, गारंटी देता हूँ। कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक है, तो बेटा यहीं तक था आज का लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।